बच्चों अब जो है हम सब विज्ञान के अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं ना। अध्याय 2 है क्या, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल को अंग्रेजी में एसिड्स कहते हैं, क्षारक बेसेस और क्षारक नमक। ठीक है, ये पाठ का नाम है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसे आप सभी 10वीं के छात्र हो, 7वीं 8वीं 6वीं में भी ये सब अम्ल और क्षार ये सब पढ़े हो। ठीक है, अब इसमें जो बताया गया आपके बुक में अम्ल, क्षारक एवं लवण तथा उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में, जो मैंने कहा कि पिछले क्लास में आपने 8वीं 7वीं 9वीं में पढ़े हो, तो वही चीज़ इसमें भी लिखा है। आपने कभी सोचा कि लाल चींटी या ततैया के काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? इनमें यह भी देखा है कि अगर कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए तो उस पर साबुन लगाने से उसका रंग लाल कैसे हो जाता है? अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित है, एसिडिटी से क्या है, पीड़ित है मतलब बदहजमी से, तो उसको खाने का सोडा दिया जाता है। और तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली का उपयोग किया जाता है। ऐसा हम दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग करते आते हैं। और कहाँ कहाँ तो ये सब चीज़ क्या है, इसमें से कोई अम्ल है, कोई क्षार है, कोई लवण है। ठीक है, इन्हीं में से है, इन्हीं पदार्थों में से जो हम दैनिक जीवन में अपने घर में आसपास में उपयोग जो करते हैं वो सब वस्तुएं। अब उन्हीं को हम पहचानेंगे, जानेंगे। और कुछ सूचकों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा जो सूचना देते हैं हमें कि ये है क्या। तो सूचक, इनकी सहायता से हम किसी पदार्थ को, सूचक की सहायता से कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन पदार्थ है, इसकी हम जानकारी ज्ञात करते हैं। और पदार्थों को उस वर्ग में हम बांटते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा उदासीन है। और इसी सूचक में एक लिटमस भी है जो अम्ल और क्षार को हमें के बारे में सूचित करता है, सूचना हमें प्रदान करता है। ठीक है, और उपस्थिति में अपना, और ये जो है लिटमस वो अम्ल और क्षार में उपस्थिति में अपना रंग को क्या करता है, बदलता है। और उसके रंग बदलने के कारण हम जानते हैं कि यह अम्ल है और यह क्षार है। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया में लवण तथा जल बनता है। अम्ल और क्षार के बीच की जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। अब सवाल है, अब हम पढ़ेंगे पॉइंट 2.1 ये क्या है, कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल एवं क्षार। इसका नाम क्या है, कहाँ बिखरे हैं अम्ल एवं क्षार। अब यही पॉइंट, इसको हम पहले पढ़ेंगे। हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में कौन कौन से अम्ल है, क्षार है, क्षारक की उपस्थित किन किन पदार्थों में है, इसके लिए प्राकृतिक स्रोत से उपस्थित अम्ल एवं क्षारक यहाँ बताया गया। प्राकृतिक स्रोत जो है इमली पेड़ में फलता है, इसलिए प्राकृतिक स्रोत कहा गया। सेब, ये भी पेड़ में फलता है, इसलिए इसको प्राकृतिक स्रोत क्या, सिरका, टमाटर, ठीक है, चूना, खाने का सोडा, प्रति अंग कपड़े धोने का सोडा, ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। अब देखिए, इमली, सेब, सिरका और टमाटर ये सब अम्ल के उदाहरण हैं। जो पदार्थ खट्टा होते हैं खाने में वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, सीधी सी बात। इमली जो होता है टार्टारिक अम्ल, सेब जो होता है मौलिक अम्ल, और सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल, और टमाटर जो होता है ऑक्सैलिक अम्ल। और टेट्रिक अम्ल है, सेब खट्टा नहीं होता लेकिन इसको भी अम्ल में दिया गया है, मौलिक अम्ल है। उसी तरह से प्राकृतिक स्रोत के जो पदार्थ हैं, चूना है, ये सब क्षारक है।
ये सब क्या है? क्षार है। कैल्शियम चूना को क्षारक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है चूना का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और प्रति अम्ल एंटीसाइड इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और कपड़े धोने का सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट। कपड़े धोने का सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। अब इन अम्लों के अतिरिक्त कुछ खनिज और कार्बनिक अम्ल भी होते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल दिया है HNO3, इसका फार्मूला सूत्र दिया है, इसको याद कीजिएगा, पढ़िएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इत्यादि। इस प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहा करते हैं NH4OH, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं KOH इत्यादि। ये सब क्या है? अन्य क्षार है, ये भी क्षार होगा। अब क्षार और क्षारक ये क्या है भाई? दोनों में नाम में अंतर है, क्षार है क्षारक। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक क्या होते हैं? जल में नहीं घुलते। और जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो क्या है प्रश्न कि क्षार किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं? क्षार क्या? पहले तो अम्ल क्या है? पहला प्रश्न क्या है? क्षार क्या? और दूसरा क्या है? क्षारक क्या? क्षारक क्या है या किसे कहते हैं? अब आगे 2.2 इसका पढ़ेंगे। 2.2 कैसे करें, मतलब कैसे करना है वो दिया हुआ है। अम्ल और क्षारक की पहचान। अम्ल और क्षारक की पहचान। इसके लिए बताया गया है कि अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल और क्षारक को पहचानने के लिए बताया गया है कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस जो है नीला हो जाता है, रंग बदल जाता है ना। जब अम्ल डालेंगे नीले लिटमस पर तो कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। और जब क्षार की अभिक्रिया कराएंगे लाल लिटमस पर तो कैसा हो जाएगा? नीले रंग में हो जाएगा। तो इससे इसी तरह किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है। किसी विलयन की घुलनशील पदार्थ की प्रकृति को, उसका स्वभाव, नेचर जिसको बोलते हैं, उसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं? कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं। और वैसे उपयोग करने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विलयन की प्रकृति के लिए की जांच करने के लिए जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक किसे कहते हैं? समझ में आ गया? अगला प्रश्न क्या होगा? सूचक किसे कहते हैं? सूचक प्रश्न 2 प्रश्न 3 किसे कहते हैं? सूचक क्या है? किसे कहते हैं? ये हो गया। मतलब विलयन की प्रकृति को जानने के लिए जो जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ये सूचक अपने रंग एवं गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल एवं क्षार के पहचानने में सहायता प्रदान करते हैं। गुड़हल, लाल पत्ता, गोभी के रस एवं हल्दी आदि का उपयोग भी अम्ल और क्षार सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अम्ल और क्षार के रूप में उपयोग किया जाता है। इनको
इनको हम क्या कहते हैं, गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस एवं हल्दी आदि, इनको हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक के उदाहरण। कौन से सूचक के? प्राकृतिक सूचक के उदाहरण। प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं सूचक के रूप में काम करते हैं, इनको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ऐसे ही कुछ और सूचकों की खोज सकते हैं जो अम्ल और क्षारक की पहचान करने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इन प्राकृतिक सूचकों के अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं। रासायनिक सूचक का नाम दिया है इसमें, क्या है, मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फेनिल इत्यादि। ये सब क्या है, रासायनिक सूचक का काम करते हैं। इन्हें समझने के लिए क्रियाकलाप के द्वारा हम समझेंगे रासायनिक सूचक। इसको समझाने के लिए क्या बताया गया है, कांच का 3 स्लाइड देखो ना, जब कांच में गए होंगे तो कांच का प्लेट होता है इस टाइप का, तो ऐसे एक कैमरा शेप में, तो इस तरह का कांच के प्लेट को स्लाइड बोलते हैं। तो चित्र में दिखाया गया है नीचे 1 2 3। अब 3 स्लाइड लेंगे और पहली स्लाइड पर ड्रॉपर की सहायता से 3 अलग अलग स्थानों पर एक एक बूंद फिनाल्फेनिल की बूंद डालेंगे 3 जगह ना। इसी प्रकार दूसरी क्या है, ड्रॉपर की सहायता से 3 अलग अलग स्थानों पर एक एक बूंद क्या करेंगे, फिनाल्फेनिल की बूंद डालेंगे। अब फिर दूसरा पॉइंट, इस प्रकार तीसरा पॉइंट है। इसी प्रकार दूसरी स्लाइड पर कौन से सूचक का नाम है, मेथिल ऑरेंज, तथा तीसरी स्लाइड पर गुड़हल या लाल गुलाब के फूल का रस की एक एक बूंद डालेंगे। दूसरे पर मेथिल ऑरेंज का 3 बूंद डालेंगे और तीसरे पर क्या डालेंगे, गुड़हल का रस का 3 जगह पर एक एक बूंद डालेंगे। अब ध्यान रखना है डालते समय कि ये जो बूंद आपने डाला ये तीनों अलग अलग है, एक दूसरे में मिले नहीं, ये करके इसमें नहीं छप जाए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तीनों अलग अलग। अब आगे ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक स्लाइड की पहली बूंद पर एक एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। ड्रॉपर से लेकर के और क्या करेंगे, एक एक बूंद तीनों पर, 3 स्लाइड रहेगा, तीनों पर हम क्या करेंगे, एक एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस पर डालेंगे। ठीक है, ड्रॉपर की सहायता से एक एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। ठीक है, अब दूसरे ड्रॉपर से दूसरी बूंद पर एक एक बूंद क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की डालेंगे तथा रंग परिवर्तन की सारणी में नोट करेंगे। और जो परिवर्तन होगा रंग में उसको क्या करना है, सारणी बना करके उसको नोट करना है। विलयन बनाते समय हमेशा आशुद्ध जल का उपयोग करने से सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं, तो सही आपका परिणाम जो है सही आएगा। प्रत्येक स्लाइड की तीसरी बूंद सूचक के वास्तविक रंग को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक स्लाइड की तीसरी बूंद जो है वो क्या करती है, सूचक के वास्तविक रंग, मतलब जो पहले आपने डाला वो रंग को बताता है, जिसका उपयोग रंग में हुए परिवर्तन को पहचानने के लिए उसको छोड़ दिया गया है। तीसरे बूंद पर कोई चीज़ नहीं डाला जाएगा ताकि उसका वास्तविक रंग से और जिन पर जो डाला गया दो पर उनमें क्या क्या परिवर्तन हो, इसको जानने के लिए। अब आगे सारणी इसमें बना हुआ है, इसी का प्रयोग करना है। अब पूछता है क्या आप बता सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मेथिल ऑरेंज का रंग क्या होगा। तो सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। सूचक का काम क्या है, अम्ल तथा क्षार के साथ मिलकर के क्रिया करेगा और क्रिया करने से क्या होगा, एक नया पदार्थ का निर्माण होगा, जिसके कारण रंग में परिवर्तन होता है। उसके कारण क्या होता है, रंग में परिवर्तन होगा। और हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार के साथ साथ अपनी गंध में भी परिवर्तन करते हैं। गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना हमें प्रदान करते हैं। ये गंध में परिवर्तन करने वाले सूचकों को क्या कहते हैं, घ्राण या गंधीय सूचक कहते हैं। एक और प्रश्न आ गया है ना, प्रश्न 4 घ्राण, प्रश्न 4 है घ्राण
सूचक किसे कहते हैं? घ्राण या गंधीय सूचक, गंधीय सूचक किसे कहते हैं? ये है एक प्रश्न, ठीक है। फिर पता चल गया। अब ऐसे सूचकों को के साथ क्रियाकलाप करें, ठीक ना। क्रियाकलाप आगे बताया गया है, जिसको मैं अगली कक्षा में बताऊंगा।